गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए बिल्कुल एकदम नया टॉपिक लेके आया हूँ, कंटिन्यूटी। ये चैप्टर 5 से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 5.1 पूरी इसी के ऊपर बेस है, कंटिन्यूटी के ऊपर। तो आज कंटिन्यूटी के डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली कंटिन्यूटी होती क्या है, कब हम बोलते हैं कि ये कॉन्टीन्यूअस है, ये डिसकॉन्टीन्यूअस है, किसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए एक बार देखते हैं। जैसे आप किसी भी फंक्शन को ले लीजिए। सपोज हमने y इक्वल टू एफ एक्स, मतलब हमने कोई भी फंक्शन लिया। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इससे पहले हमने ग्राफ बनाए हैं। एक चैप्टर 8.1 से पहले मैंने आपको बताया था, चैप्टर 8 में ग्राफिकल कुछ रिप्रेजेंटेशन किया था हमने, ग्राफ बनाने सीखे थे। तो आप वो ग्राफ वाला पोर्शन अगर आपने कर लिया हो तो आपको पता होगा कि हर एक इक्वेशन का एक ग्राफ बनाया जा सकता है। जैसे कहीं पर आ गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो हम इसका भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। कहीं पर आ गया y इक्वल टू 3x प्लस 1, तो यहाँ पर जो लिखा है ना y इक्वल टू एफ एक्स मतलब y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, कुछ ऐसे। इवन कहीं पर इस तरीके से भी है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। तो ये सर्किल की इक्वेशन होती है, ये वाली पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। इस तरीके से अगर आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी हो, उस इक्वेशन से आप एक ग्राफ बना सकते हैं। और भी कुछ आपको समझ में नहीं आता तो आप कोऑर्डिनेट ले लेकर उनको ज्वाइन करा के ग्राफ बना सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक इक्वेशन का एक ग्राफ होता है। तो इक्वेशन को अगर हम एक फंक्शन बोले, इसे अगर हम ये कहें फंक्शन, इस वर्ड से कंफ्यूज मत होना, मैं बार बार यूज करूंगा कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। फंक्शन को आप सिंपल वे में मान सकते हो इक्वेशन। ओके, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है मतलब ये हुआ कि इक्वेशन का ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है। वर्डिंग को देखिए, मैं कह रहा हूँ कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन का ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होगा। ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पर डिसकंटिन्यूअस है, मतलब कि इस इक्वेशन का ग्राफ x इक्वल टू 2 पर नहीं बनाया जा सकता। जैसे सपोज अगर हमने किसी को ये कहा कि ये फंक्शन x इक्वल टू 2 के लिए डिसकंटिन्यूअस है, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन, जिस इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, उस इक्वेशन का ग्राफ x इक्वल टू 2 पर बनाया नहीं जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया आपको एक इक्वेशन दे रखी हो y इक्वल टू 1/x माइनस 3, मान लिया आपको ये इक्वेशन दे रखी हो और आपको इसका ग्राफ बनाना हो। तो जब आपको कुछ भी समझ में ना आए तो ग्राफ बनाने के लिए टेबल वाला फंडा तो हर जगह ही काम करता है। आप पॉइंट ले सकते हैं। जैसे अगर आपने x की वैल्यू 0 ली, x की वैल्यू 0 लेने पर y की वैल्यू -1/3 हो जाएगी। अगर आप x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू 1 करते ही यहाँ पर -1/2 हो जाएगी। अगर आप x की वैल्यू 3 ले लेंगे तो 3 करते ही कुछ भी नहीं आएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। जैसे x की वैल्यू आप 3 लेंगे, मतलब हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू 3 के लिए y की वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगी, क्योंकि इन्फिनिटी कहाँ पर है वो हम पता नहीं लगा सकते। आप इसे, अगर आप x की वैल्यू 4 लेंगे, x की वैल्यू 4 लेंगे तो 4 लेने पर 1 आ जाएगी y की वैल्यू। x की वैल्यू 5 लेकर देखते हैं, x की वैल्यू 5 लेने पर y की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस तरीके से आपको वैल्यू मिलती रहेंगी। तो हम यहाँ पर एक ग्राफ बना के देखते हैं, यहाँ पर हम इसका एक ग्राफ बना के देखते हैं इन पॉइंट को लोकेट करते हुए। जैसे x की वैल्यू 0 लेने पर y की वैल्यू -1/3, यहाँ -1/3, ठीक है। फिर -1/3 हमने यहाँ पर ले लिया। फिर x की वैल्यू 1 लेने पर y की वैल्यू -1/2, -1/3 से बड़ा होता है 1/2, बड़ा होता है तो नीचे की तरफ जाएगा। x की वैल्यू 1 लेने पर एक पॉइंट तो ये हुआ, y की वैल्यू आएगी -1/2, मतलब सपोज यहाँ पर ले लो आप 1, -1/2, एक ये पॉइंट हो जाएगा। फिर x की वैल्यू जैसे ही आप 3 लोगे, ये 1 हुआ था, ये 0, 1, x की वैल्यू आप 3 लेंगे तो y की वैल्यू इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, कहीं भी बहुत दूर, नीचे पूरा इन्फिनिटी पर आप पहुंच नहीं सकते। यानी ग्राफ अगर इन तीनों पॉइंट को मिलाएं तो कुछ इस तरीके से ग्राफ जाएगा कि यहाँ तक आया और इसके बाद वो जब 3 करेंगे तो इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगा, पूरा नीचे तक चला जाएगा, हमें इन्फिनिटी नहीं मिलेगा। इन्फिनिटी तक आप पहुंच नहीं सकते, बस एज्यूम किया जा सकता है कि ये ग्राफ इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट होके पूरा नीचे तक जा रहा है, कहीं भी खत्म नहीं होगा, पूरा नीचे तक जाएगा। उसके बाद फिर x की वैल्यू अगर 4 देखें, x की वैल्यू 4 होने पर, 4 यहाँ पर हुआ, ध्यान से समझना, 0 होने पर -1/3, 1 के लिए -1/2, 3 होने पर
3 होने पर पूरा इन्फिनिटी हो गया था। x की वैल्यू अगर हम 4 लें, 4 लेने पर y की वैल्यू 1 आई, 1 तो ऊपर होगी यहाँ पर। 5 लेने पर 2 आएगी, 5 लेने पर जैसे ही x की वैल्यू 5 ली आपने, x की वैल्यू 5 लेने पर y की वैल्यू 1/2, 1/2, x की वैल्यू 5 लेने पर y की वैल्यू होगी 1/2, 1/2 और थोड़ा नीचे होगा, मतलब कुछ इस तरीके से चलेगा, ये भी कुछ इस तरीके। तो आप देख सकते हो कि ये ग्राफ पहले तो नीचे था, फिर सडनली ये ऊपर आ गया। अब अगर कोई ग्राफ नीचे, यहाँ नीचे पूरा इन्फिनिटी तक पहुंचा, उसके बाद ऊपर आया, तो जाहिर सी बात है उसमें बीच में ब्रेक आया होगा। ब्रेक का मतलब ये होता है, किसी भी ग्राफ में ब्रेक आने का मतलब समझो, जैसे मैं मार्कर चला रहा हूँ, मार्कर चलता जा रहा है। अब अगर मुझे सडनली इस ग्राफ को यहाँ पर छोड़ के यहाँ से वापस इसे रिस्टार्ट करना है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मुझे मार्कर को उठाना पड़ेगा। हम बना रहे हैं और मैं कहता हूँ कि इसके बाद यहाँ से हटाओ और यहाँ, तो इस पॉइंट से इस पर पहुँचने में हमें जंप कराना पड़ा मार्कर को, हमें अपने पेन को उठाना पड़ा। अगर हम अपने पेन को जंप करा रहे हैं, वही कहलाता है ब्रेकिंग ऑफ कर्व। मतलब कर्व वहां पर ब्रेक हो गया, और ब्रेक हो गया अगर कर्व, तो उसी को बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, और डिसकंटिन्यूअस मतलब ब्रेक हो जाना। तो यहां से यहां तक हमने देखा बिल्कुल लगातार जा रहा था, मतलब यहां से यहां तक ये लगातार चलता चला गया, मतलब कंटिन्यूअस कहलाएगा। लेकिन पर्टिकुलर सपोज यहाँ पर x की वैल्यू सपोज 1 है, तो जैसे ही x इक्वल टू 1 हुआ, हमने देखा ये ग्राफ ब्रेक हो गया, ब्रेक होकर दूसरी जगह पहुंच गया, मतलब डिसकंटिन्यूअस हो गया। आप देख सकते हो x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस नहीं था, लगातार चलता चला गया था, उससे पहले भी बाद में भी। लेकिन जैसे x की वैल्यू 1 हुई, ब्रेक हो गया ग्राफ और यहाँ पर पहुंचा। शायद कम समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं पहले। इस बार हम ग्राफ बनाकर देखते हैं y इक्वल टू 1/x का। तो इसकी भी पहले एक टेबल जनरेट कर लेते हैं। जैसे सपोज x और y की वैल्यू रखते हैं। x की वैल्यू अगर हमने 1 रखी, x की वैल्यू 1 रखी, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। x की वैल्यू आप 2 रखेंगे, y की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। x की वैल्यू 3 रखेंगे, y की 1/3। x की वैल्यू 4 रखने पर y की 1/4 हो जाएगी। इस तरीके से अगर आप x की वैल्यू 0 रख देंगे, x की वैल्यू 0 रख देंगे, तो y की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। मतलब ये वाला पॉइंट हम पहुंच नहीं सकते, इस पॉइंट को हम लगा नहीं सकते ग्राफ पेपर पर कि 0, इन्फिनिटी कहाँ आएगा, हम ट्रेस नहीं कर सकते एग्जैक्टली। इसलिए मैंने क्रॉस बना के छोड़ दिया। फिर कुछ वैल्यू माइनस की लेते हैं कि अगर -1 रखेंगे तो -1 आएगी। अगर x की वैल्यू -2 रखेंगे तो ये -1/2 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर हम -3 रखेंगे तो -1/3 हो जाएगी, आएगी ना ऐसे ही। ये पॉइंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इन पॉइंट की हेल्प से ऐसे ही आगे चलता जाएगा। -4 रखोगे, -1/4 आ जाएगी। तो हमें तो एक आइडिया लेना है कि एक्चुअली ग्राफ बनेगा कैसे। हमें तो एक ट्रेसिंग करनी है कि बस इनसे अगर हम मार्कर चलाते जाएं तो वो ग्राफ बनेगा कैसे, एक ट्रेसिंग करके देखते हैं इनसे। जैसे ये x एक्सिस, ये वाली y एक्सिस। अगर x की वैल्यू 1, यहाँ पर 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 ये लिया आपने। y एक्सिस के ऊपर 1 2 3 4 वगैरह की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो 1 से कम है। तो आप यहाँ पर सबसे नीचे 1/4 आएगा, फिर ऊपर 1/2, फिर कहाँ से 1/4, ऊपर 1/3, फिर आएगा 1/2, फिर 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप लेते हुए चलो। नीचे भी यहाँ पर -1/4, -1/3, -1/2, -1। मैंने इस तरीके से ये थोड़ा सा रफली एक आइडिया ले लिया कि कहाँ कहाँ पर होंगे। अब हमें पॉइंट लगाना है 1,1। तो 1 यहाँ पर है, ये हुआ पॉइंट 1,1। 2,1/2, 2 तो ये होगा, और 1/2 के सामने हमने देखा यहाँ पर। फिर आप लोगे 3,1/3, 3 ये है, 1/3 यहाँ पर है। 4,1/4 यहाँ पड़ जाएगा। आप जैसे इन्हें ज्वाइन कराओगे, ये पॉइंट हो गए, इन्हें एक बार ज्वाइन करा देते हैं कुछ ऐसे। और अगर आप इधर के भी पॉइंट लेंगे तो ये थोड़ा सा ऐसे भी जाता है, थोड़ा सा ऐसे आगे, बिल्कुल y एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि
y की वैल्यू 0 कब मिलेगी, जब आप x की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे, और x की वैल्यू इन्फिनिटी हम रख नहीं सकते तो y की वैल्यू 0 हमें मिल नहीं सकती। x की वैल्यू 0 ली अगर हमने, x की वैल्यू 0 यहाँ पर होगी, 0 लेने पर y की वैल्यू इन्फिनिटी मिल रही है हमें, x की वैल्यू 0 लेने पर y की इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है कि ये y एक्सिस को बिल्कुल इनफाइनाइट पर जाकर मिलेगा, मतलब आप इस ग्राफ को आगे बढ़ाते रहो लेकिन ये y से मिलेगा कहाँ पर, बिल्कुल इनफाइनाइट पे जाके। इनफाइनाइट मतलब आप बिल्कुल एकदम आसमान तक ले जाओ, मिलेगा नहीं कभी भी, क्योंकि इनफाइनाइट पर आप पहुंच ही नहीं सकते। वापस आते हैं, -1 लेने पर -1 आएगी यहाँ पर, -1 के लिए ये -1 ये वाला पॉइंट हुआ, फिर -2 के लिए -1/2 मतलब ये वाला पॉइंट हुआ, -3 के लिए 1/3 ये होगा। इसी तरीके से इनको भी आप मिलाएंगे तो ऐसा, ठीक है, इसे मिलेगा नहीं ये कहीं भी। अब अगर इस ग्राफ को हम ध्यान से देखें तो मैं बेसिकली अगर इसे बनाऊं तो ये ग्राफ कुछ इस कैटेगरी का ग्राफ है, इस कैटेगरी का। अगर इस ग्राफ को हमें बनाना हो, y = x के ग्राफ के दो पोर्शन दिखाई दे रहे होंगे, एक पोर्शन इसमें है थर्ड क्वाड्रेंट में, एक पोर्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर मैं कहूं कि y = 1/x का ग्राफ बनाओ तो क्या ये दोनों पोर्शन, अब ध्यान से सुनना मेरे सेंटेंस को, क्या ये दोनों पोर्शन बिना मार्कर उठाए बना सकते हो आप? तो आपका जवाब आएगा नहीं बना सकते, क्योंकि आप अगर पहले इसे बनाओगे यहाँ तक पहुँच गए, फिर आपको यहाँ पे जंप जरूर कराना पड़ेगा, फिर ऐसे स्टार्ट करोगे, या आप पहले उसे बनाओगे वहां तक जाके फिर आपको जंप कराना पड़ेगा, है कि नहीं, जंप कराना पड़ रहा है इसमें। अब वो जंपिंग वाला पॉइंट कहाँ है, कहाँ पर हमें, जैसे अगर हम x की वैल्यू 1 की बात करें तो x = 1 के लिए तो यहाँ है, 2 के लिए, 3 के लिए, इन सब में हमें यहाँ पर ब्रेक नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन x = 0 पर हमें ब्रेक करना पड़ता है ग्राफ। जैसे x की वैल्यू 0 आती है तो यहाँ से हटके फिर हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है ग्राफ को x = 0 के लिए। तो x = 0 के लिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सब के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। बाकी सारे पॉइंट के लिए आप x की वैल्यू प्लस लो, माइनस लो, कुछ भी लो, सबके लिए कंटिन्यूअस दिखाई देगा तुम्हें, क्योंकि x की वैल्यू कंटिन्यूअस का मतलब ये हुआ कि वहां पर ग्राफ बना हुआ हो। जैसे x की वैल्यू 1 लेने पर y की कुछ न कुछ वैल्यू मिली हो तुम्हें, उसमें ब्रेक ना आया हो कि x की वैल्यू 1 ली तो ग्राफ ये रहा, 2 लेने पर ये रहा, लेकिन 0 लेने पर वहां कहीं भी ग्राफ नहीं है, पूरा इन्फिनिटी पर मिला हुआ है। उम्मीद है शायद समझ में आया हो, वैसे कम समझ में आता है बच्चों को ये कंटिन्यूटी वाला टॉपिक। और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ, बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए यूजलेस है, कुछ भी काम नहीं आना, आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे ये बातें। ये तो बस ये है कि बच्चों के मन में एक संशय बना रहता है हमेशा कि सर कंटिन्यूटी क्या होती है, क्या है डिसकंटिन्यूअस का मतलब, तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि डिसकंटिन्यूअस का मीनिंग क्या है। डिसकंटिन्यूअस का मीनिंग होता है ब्रेकिंग ऑफ ग्राफ, लेकिन एक्चुअल में डिसकंटिन्यूअस का कंसेप्ट क्या है उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। डिसकंटिन्यूअस को हम अगर क्वेश्चन आया और हमें ये प्रूव करना हो, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होते हैं, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ f(x), या फिर ऐसा रहता है प्रूव दैट f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 1, कुछ इस तरीके से, मतलब x की एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी जाती है और उस पर हमें प्रूव करना होता है कि वो फंक्शन उस पर्टिकुलर वैल्यू पर डिसकंटिन्यूअस है। तो इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो आप बोर्ड पर एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी मैंने फिगर बनाई हुई है, एक बार इसे समझिए, 2 मिनट वीडियो को रोक के इसे समझ लीजिए एक बार। ड्राउनी सी लग रही होगी आपको, लेकिन यहाँ से सारा कंसेप्ट मैं क्लियर करने वाला हूँ, सारी कहानी कंटिन्यूटी की कि एक्चुअल में है क्या। बस उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, और जो एक लिमिट वाला कंसेप्ट था 11th का वो थोड़ा माइंड में लेके आना होगा कि वो लिमिट वाला कंसेप्ट क्या था। 11th में आपने पढ़ा था लिमिट x टेंड्स टू 0, तो मैं बता दूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और x = 0 में स्लाइट फर्क था। जैसे अगर हम कहीं बात करें लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) और एक लिखा हुआ था वैल्यू ऑफ f(x) एट x = 1, मतलब कहना ये चाहता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 1 ले लो आप, 0 ना लेकर, x टेंड्स टू 1
और x इक्वल टू 1, इन दोनों में क्या फर्क है ये आपको पता होना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू 1 का मतलब है कि x की वैल्यू एग्जैक्ट 1 के इक्वल नहीं है, 1 को अप्रोच कर रही है, 1 के नियर बाई है, मतलब या तो 0.9 हो सकती है या 1.1 हो सकती है, बिल्कुल नियर बाई, 1 से सटा हुआ एकदम पॉइंट, एग्जैक्ट 1 नहीं। जैसे अगर हम बात करें कि ये x इक्वल टू 1 है सपोज, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 का मतलब ये भी हो सकता है, ध्यान देना बिल्कुल मार्कर पे जूम करके देख लेना चाहिए, कैसे भी करना, x इक्वल टू 1 वाला ये है, x इक्वल टू 1 वाला। लेकिन जब हम लिमिट x टेंड्स टू 1 की बात करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 का पॉइंट इसी से एकदम पहले वाला पॉइंट होगा, ये वाला एकदम पहले, इसी से बिल्कुल मिला हुआ पॉइंट, या तो ये होगा या फिर इसी के एकदम बाद वाला पॉइंट होगा। अगर हम पहले वाले की बात करें यानी लेफ्ट की बात करें तो उसे बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट। ये सारी चीजें 11th में पढ़ी होंगी आपने कि x इक्वल टू 1 वाला पॉइंट एग्जैक्ट ये है, लेकिन इसी से एकदम पहले वाले पॉइंट की बात करें तो उस पॉइंट को x इक्वल टू 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव से रिप्रेजेंट की जाएगी, ये वाला रिप्रेजेंटेशन था लेफ्ट हैंड लिमिट का। अगर हम एकदम बाद वाले पॉइंट की बात करें तो बाद वाला पॉइंट होता है 1 से एकदम ज्यादा वाला, राइट पर होगा तो उसे राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, और राइट हैंड लिमिट होगी लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव मतलब 1 से बड़ी, 1 नेगेटिव मतलब 1 से छोटी। 1 पॉजिटिव का मतलब +1 या -1 नहीं है, 1 नेगेटिव का मतलब है 1 से एकदम कम, 1 पॉजिटिव का मतलब है 1 से एकदम ज्यादा। तो लिमिट में एक्चुअली 2 पार्ट कंटेन होते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 और x इक्वल टू 1 का फर्क बेसिकली यही है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 का मतलब ये हुआ कि वैल्यू x की वैल्यू 1 के लगभग इक्वल है, x की वैल्यू 1 के लगभग इक्वल है, और उसका मतलब है कि x की वैल्यू एग्जैक्ट 1 है। अब जब यहाँ पर हमने बात कर दी लगभग 1 के इक्वल है तो जाहिर सी बात है या तो 1 से छोटी होगी या 1 से बड़ी होगी। तो अगर 1 से छोटी है, अगर 1 से छोटी है तो उसे लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं क्योंकि 1 से छोटी वैल्यू तो लेफ्ट में रखी होगी। अगर 1 से बड़ी है तो उसे राइट हैंड बोलते हैं, छोटी के लिए 1 माइनस का यूज करते हैं, बड़ी के लिए 1 प्लस का यूज करते हैं। अगर यहाँ पर 2 होता, अगर हम लिमिट x टेंड्स टू 2 की बात करें तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो होगी लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, और राइट हैंड लिमिट होगी लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। ठीक है, 2 नेगेटिव का मतलब 2 से कम, 2 पॉजिटिव का मतलब 2 से ज़्यादा। 2 से ज़्यादा भी बिल्कुल स्लाइटली ज़्यादा, ऐसा नहीं 2 से ज़्यादा 3 ले लोगे या 5 ले लोगे, नहीं, 2 से ज़्यादा मतलब 2.0001, या 2 से कम का मतलब 1.9999, ऐसा नहीं है 1 से कम तो आप 0 ले लोगे, इतना कम नहीं, बिल्कुल मिला हुआ पॉइंट उससे। तो ये तो लिमिट का कंसेप्ट हुआ थोड़ा सा जो आपने 11th में सीखा होगा। अब उसका यहाँ पर इस फिगर में एक्चुअली क्या यूज होना है, सबसे पहले फिगर को देखकर आप ये बताओ, क्या ये मैंने यहाँ पर x इक्वल टू 1 से लेकर 7 तक y इक्वल टू fx का कोई ग्राफ बनाया, कोई भी फंक्शन है fx, उसका ग्राफ हमने बनाया। तो क्या जब मैं ग्राफ बनाना स्टार्ट किया यहाँ से x इक्वल टू 1, यहाँ से हमने ग्राफ बनाना स्टार्ट किया, और x इक्वल टू 7 मतलब यहाँ तक पहुँचे, इस ग्राफ को यहाँ से लेकर वहाँ तक पहुँचाने में इस डैश को कंसीडर मत करिए, ग्राफ का पोर्शन नहीं है ये जो डैश लगा रखे हैं तो सिर्फ x और y को देखने के लिए लगा रखे हैं, बस इनके कोऑर्डिनेट के लिए। ग्राफ तो यही है, ये जो सॉलिड मैंने खींच रखा है ये सॉलिड, ये। अब आप एक बात सोचिए, 1 से लेकर 7 तक, यहाँ से लेकर ग्राफ के इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक पहुँचने में क्या मुझे मार्कर उठाना पड़ा होगा बीच में? तो जाहिर सी बात है मार्कर उठाना पड़ा होगा। एक तो 1 से लेकर मैं यहाँ तक पहुँचाऊँगा, यहाँ पर फिर मार्कर उठा के नीचे आना पड़ा, एक बार मार्कर उठाया यहाँ पहुँचे, फिर हमें मार्कर उठाना पड़ा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पहुँचे, फिर मार्कर उठा के वहाँ गए, और बीच में एक ये डैश भी लिया। अब एक तो ये बात आपने नोटिस की कि बीच में बार बार मार्कर इसमें उठाना पड़ा, मतलब डिसकंटिन्यूअस तो ये है, वही डिसकंटिन्यूटी बन जाती है। इसके अलावा दूसरी बात ये है कि ये आप ये यहाँ स्फीयर से देखिए, छोटे छोटे ये डॉट जो मैंने लगा रखे हैं, कहीं पर होलो लगा हुआ है, कहीं इस तरीके का लगा हुआ है, कहीं पर सॉलिड है। होलो का मतलब कि वहाँ x की वैल्यू कंसीडर नहीं की गई है। जैसे मीनिंग समझिए, यहाँ पर सॉलिड था कि x इक्वल टू 1 के लिए y की वैल्यू 1 आई,
x इक्वल टू 1 के लिए y की वैल्यू 1 आई। हम आगे बढ़ते हुए चले गए, जैसे हम x इक्वल टू 3 पर पहुंचे तो 3 पर यहाँ मैंने होलो स्फेयर कर रखा है, खाली एक सर्किल बना रखा है। तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर y की वैल्यू 7 ना लेके वो कहीं और कंसीडर हुई है। और वो तुम इसके नीचे देखो एक बार, इसी के जस्ट नीचे यहाँ पर, कि जैसे x की वैल्यू 3 थी, x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू 4 आ गई, इसलिए वहां पर सॉलिड कर रखा है। x की वैल्यू 3 के लिए y की वैल्यू 7 नहीं आई, 7 से पहले ही रह गया, यहीं पे रोक दिया। आप थोड़ा ध्यान से देखें, इसे ग्राफ को ऐसे में थोड़ा सा एनलार्ज कर रहा हूं, इसे ऐसे आइए, ऐसे सर्किल बना हुआ है, मतलब 7 तो यहाँ आनी थी लेकिन ग्राफ पे यहीं ब्रेक लगा दिया, मतलब y की वैल्यू 7 तक नहीं पहुंचा, ये y की वैल्यू 7 तक नहीं पहुंचा। जैसे x की वैल्यू 3 से कुछ कम रही थी, रोक दिया ग्राफ को। ग्राफ को रोकने के लिए ऐसा बना दिया मैंने, और बस उसी सर्किल को पूरा किया कि ये ग्राफ रुक गया। रुक के कहाँ पहुंचा कि जैसे x की वैल्यू 3 हुई है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर पहुंचा ऐसे और यहाँ से कंटिन्यू हुआ। तो x की वैल्यू 3 के लिए y की वैल्यू 4 आई। क्लियर हुआ कुछ? फिर से सुनो, 1 से स्टार्ट किया, x की वैल्यू 1 से हमने बढ़ाना शुरू किया। जैसे हम x इक्वल टू 3, ये x एक्सिस होती है, यहाँ हम x पर जर्नी कर रहे हैं अपनी, ये x एक्सिस है, ये वाली y एक्सिस है। x इक्वल टू 1 से हम चलना स्टार्ट किया, हम वहां पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचने वाले थे, वहां पर पहुंचने से पहले ही हमें ऐसा एक बैरियर मिला, मतलब हमें वहां नहीं पहुंचना है, तो हम वहां पर रुके, हमने अपना मार्कर उठा लिया। हमने फिर देखा कि x इक्वल टू 3 के लिए y की वैल्यू कितनी आई, तो 3 के लिए y की वैल्यू 4 आई। हमने 4 पर डार्क सर्किल किया और स्टार्ट कर दिया। 4 से स्टार्ट किया, लेकिन 5 पर जाके फिर बैरियर मिला, यहाँ रुकना पड़ा हमें इससे थोड़ा सा पहले, और x इक्वल टू 5 के लिए y की वैल्यू देखी तो 6 प्राप्त हुई हमें। x इक्वल टू 5 के लिए y की वैल्यू 6 मिली, जबकि यहाँ तो ग्राफ 3 के नियर बाई था, एग्जैक्ट 3 नहीं हुआ था, 3 के नियर बाई था, यहाँ रोक दिया हमने, 3 के नियर बाई पॉइंट में हमने रोक दिया ग्राफ को। हम x इक्वल टू 5 के लिए y इक्वल टू 6 पर पहुंचे, वहां से फिर कंटिन्यू किया, लेकिन जैसे ही x इक्वल टू 6 पर पहुंचे तो y की वैल्यू हमें 2 मिलने वाली थी, लेकिन बैरियर लग गया, 2 नहीं मिली, हमें y की वैल्यू 1 प्राप्त हुई। ये वाली वैल्यू 1 है, यहाँ पर y की वैल्यू हमें 1 मिली, तो हमने 1 पर सर्किल कर दिया। लेकिन जैसे ही 6 से आगे बढ़े, y की वैल्यू फिर 1 भी नहीं थी, फिर y की वैल्यू हमें ये वाली मिली, कितनी, 5 से हम आगे कंटिन्यू करें और हमने फाइनली यहाँ तक अपना डेस्टिनेशन बनाया। x इक्वल टू 7 के लिए y की वैल्यू हमें 8 मिली। तो इस पूरे में मार्कर कहाँ पर उठाना पड़ा, एक तो यहाँ उठाना पड़ा मार्कर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है। यानी x इक्वल टू 3 पर हमें मार्कर हटाना पड़ा, x इक्वल टू 5 पर और x इक्वल टू 7, इन 3 पॉइंट पर मार्कर उठाना पड़ा हमें, इसलिए ये तीनों पॉइंट डिसकंटिन्यूटी कहलाएंगे। ओके, ये तो मैंने समझाने के लिए बनाई, खाली कॉम्प्लिकेटेड फिगर सी एक बना दी कि कुछ हाथ पर ले लगे, नहीं पड़ा, एलिमिनेट कर दो इस पूरे पोर्शन को, छोड़ो इसको, फिर आप सीधा कंसेप्ट पे आओ कि कंटिन्यूटी का कंसेप्ट हम कैसे यूज करेंगे ग्राफ, उसमें जो क्वेश्चंस हमारे आएंगे कंटिन्यूटी का हम कंसेप्ट कैसे यूज करेंगे। तो उस कंसेप्ट को समझिए। आप किसी भी एक पर्टिकुलर डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट को देखिए, जैसे इसे देखें, अगर हम x इक्वल टू 3 को मैं एक बार एनलार्ज करके बना रहा हूँ। इसे बताने से पहले अगर मैं आपको ये बताऊं कि कहीं मान लिया लिखा हो लिमिट x टेंड्स टू 1, कहीं लिमिट x टेंड्स टू 1 fx लिखा हो और उसका आंसर 7 आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि fx की वैल्यू एग्जैक्ट 7 आ गई, मतलब ये हुआ कि लगभग 7 आ गई, ठीक है। अगर यहाँ पर हमने अप्रोक्स वर्ड यूज किया है कि जब x लगभग 1 के बराबर था तो फंक्शन की वैल्यू भी लगभग 7 आएगी। यानी अगर मैं ये कहूँ कि जब x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू की बात करें कि जब x की वैल्यू 1 से कम थी तो fx की वैल्यू भी लगभग 7 से कम थी, ठीक है ना, एग्जैक्ट 7 नहीं थी। उसी का हम कुछ यूज करें यहाँ पर। अगर हम इस 3 से एकदम पहले वाले पॉइंट की बात करें, 3 से एकदम पहले वाले पॉइंट के लिए ये वाला ग्राफ यहाँ पर था, यानी लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव की अगर हम बात करें तो 3 नेगेटिव के लिए इस फंक्शन की वैल्यू 7 थी, फंक्शन की वैल्यू यानी y की वैल्यू। 3 नेगेटिव के लिए इस फंक्शन की वैल्यू 7 थी, लगभग 7 थी, एग्जैक्ट नहीं थी, थोड़ी सी कम थी उससे। अगर हम
3 पॉजिटिव के लिए बात करें, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव की बात करें तो फंक्शन की वैल्यू 3 पॉजिटिव मतलब 3 से जैसे ही हम आगे बढ़े हमें फंक्शन यहाँ पर दिखाई दिया, यानी वैल्यू कितनी थी उसकी 4 थी। 3 नेगेटिव के लिए फंक्शन की वैल्यू 7, 3 पॉजिटिव के लिए फंक्शन की वैल्यू 4। ओके, अगर हम एग्जैक्ट 3 की बात करें कि जब x इक्वल टू 3 था तो एग्जैक्ट 3 पर भी फंक्शन की वैल्यू 4 थी। इसमें हमने देखा कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई यानी जो LHL आई वो तो 7 है, RHL 4 है, RHL और फंक्शन की वैल्यू भी 4 है। इसी वजह से इसमें डिसकंटिन्यूटी आई होगी कि अगर फंक्शन की वैल्यू LHL भी 4 हो जाती, LHL भी 4 हो जाती तो फंक्शन वहाँ तक पहुँचता ही नहीं, ये यहाँ उतर यहीं से आगे कंटिन्यू करते तो हमें मार्कर उठाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर ये 7 ना हो के ये 4 होता तो फिर मार्कर हटाने की ज़रूरत नहीं थी। वो 7 है, 4 से काफ़ी दूर है वो पॉइंट, इससे 4 से दूर है इसलिए मार्कर उठाना पड़ा, लेकिन वो 4 से बिल्कुल मिला हुआ ही होता है, एकदम सटा हुआ पॉइंट होता तो मार्कर उठाना ही नहीं पड़ता। यानी इस वाले एग्जांपल को देख के हम एक कंक्लूजन ले सकते हैं कि किसी भी फंक्शन के कॉन्टिन्यूअस होने के लिए ये शर्त होगी कि LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर होनी चाहिए। तो हम यूज तो बार बार अपनी एक्सरसाइज में कंसेप्ट बस यूज करेंगे कि fx, तो अब मैं इस पूरे वीडियो का निचोड़ लिख देता हूँ, ये लिखा हुआ है बोर्ड पर कि fx इज कॉल्ड कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a इफ LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a। मतलब कुल मिलाकर हमें हर एक क्वेश्चन में 3 चीज़ें फाइंड करनी होंगी। हम LHL फाइंड करेंगे, RHL फाइंड करेंगे और फंक्शन की वैल्यू। LHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx, RHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx और फंक्शन की वैल्यू के लिए fa। हम 3 चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। अगर तीनों आपस में बराबर आ जाती हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा, अगर तीनों में से कोई सी भी 2 अनइक्वल रह जाती हैं तो डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। तो मोटी सी बात बिल्कुल यही है, इस पूरे वीडियो का निचोड़ यही है कि आप हर क्वेश्चन में जिसमें भी आपको कहे कि चेक वेदर इट इज़ कॉन्टिन्यूअस या प्रूव दैट इट इज़ कॉन्टिन्यूअस, कुछ भी इस टाइप का कॉन्टिन्यूटी का जहाँ भी जिक्र हो, आप LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। ये क्यों यूज़ करेंगे उसके लिए मैंने आपको इतना सारा तामझाम बताया। समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो डजेंट मैटर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप ये तीनों चीज़ें याद रखोगे बस। ओके, तो क्वेश्चन इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी के लिए इतना ही।